गुरुजी की बहुत बहुत मेहर। आज जो भी मैं सत्संग करूंगी मुझे नहीं पता, गुरुजी जो कराएंगे वो मैं कोशिश करूंगी बोलने की और बताने की कि गुरुजी कितना हम लोगों के ऊपर अपनी कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितनी ब्लेसिंग किस तरीके से हमारी छोटी छोटी बातों में हमारे ऊपर हम लोगों को ब्लेस करते हैं। हम लोग गुरुजी के पास 2006 में गए थे। मेरे ब्रदर इन लॉ को किडनी की प्रॉब्लम थी और हमें बैरी अंकल लेके गए थे गुरुजी से मिलने। एक दिन बैरी अंकल के यहाँ किसी काम से गए हुए थे, वो उस टाइम मंदिर जाने के लिए तैयार थे। तो अंकल ने बोला कि मैं आज तो बात नहीं कर सकता, ठीक है, आपसे मैं किसी और दिन आ पाना क्योंकि आज मैं मंदिर जा रहा हूँ। अंकल ने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कौन से मंदिर जा रहे हो। उससे पहले हम जब 2001 में गुड़गांव आए दिल्ली से, तो हम लोग एम्पायर स्टेट के बाहर से जैसे वीकेंड में दिल्ली से गुड़गांव आते थे, वहां पे लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होनी, बहुत भीड़ दिखाई देनी। तो हम लोग सोचते थे यहाँ पे कोई पब वगैरह है या कुछ मतलब पार्टियां होती रहती हैं, उसी में हमें नहीं पता थी। फिर जब गुरुजी उस दिन अंकल जब बेरी अंकल के साथ उस दिन मंदिर गए, अंकल ने बोला कि मैं ठीक है घर जाके और बता के आ जाता हूँ और थोड़ा चेंज कराता हूँ। बेरी अंकल बोले आप अब घर क्या जाओगे, आंटी को फोन कर दो और यहीं पे ही आप अपने रेडी हो जाओ, हाथ मुंह धो लो और हमारे साथ चलो। गुरुजी के पास उस दिन अंकल गए, अंकल को बड़ा अच्छा लगा। एम्पायर स्टेट में गुरुजी से बेरी अंकल ने मिलवाया। उस दिन तो गुरुजी को अंकल ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने थोड़ी सी बात की, तब अंकल ने बताया कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। गुरुजी ने बोला ठीक है उनको लेके आना। नेक्स्ट टाइम अंकल अपनी सिस्टर को और ब्रदर इन लॉ को लेके गए, तो गुरुजी ने दीदी से बोला कि आप ना लोटा लेके आना, नेक्स्ट टाइम कल आना और लोटा लेके आना। दीदी नेक्स्ट टाइम अगले दिन लोटा लेके गई, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और ब्लेस करके उनको दिया। सिंगला अंकल ने उनको बताया किस तरह उसको यूज करना है और भाई साहब का ट्रांसफर हुआ, वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और वो अभी तक बिल्कुल ठीक थे। और उस तरह से वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। हम लोग जाते थे, हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता थी, लेकिन अच्छा लगता था, पीस मिलता था वहां जाने के बाद। हम जैसे 6:30 बजे पहुंचते थे तो 6:30 बजे भी गुरुजी के उसमें वो पूरा हॉल भरा होता था। हम लोगों को जगह ऊपर मिलती थी एम्पायर स्टेट में, फिर हम लोग जाके बैठते थे, अच्छा लगता था। ठीक कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी ने अनाउंस कर दिया कि छोटे बच्चों को लेके आप मंदिर में नहीं आएंगे। मेरा बेटा जब तक 10 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लाएंगे। मेरा बेटा तब 10 साल का नहीं था, शायद 7 या 8 साल का था। तो हम लोग सोचने लग गए कि इसको कहाँ छोड़ के आएंगे, अगर हम मंदिर आएंगे तो। हम लोग जाते थे तो एक जना बाहर खड़ा होता था बेटे के साथ, एक जना मत्था टेक के आता था, इस तरह से हम करते थे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि अंकल को कुछ काफी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, अपने बिजनेस में दिक्कत आई। एक तरीके से कहते हैं कि मन हट गया कि अंकल एक दिन बहुत परेशान थे, आके शाम को बोलते मैं नहीं जाऊंगा मंदिर और कुछ नहीं है, सबका करते होंगे, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं है, ऐसा करके बहुत गुस्सा हुए। आगे कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा कल से मंदिर। ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि जब जैसे ही 6 बजे आरती चले मंदिर, मैं कहा चलो, मुझे क्या, मुझे तो अच्छा लगता। और हम लोग तैयार हुए और फिर मंदिर पहुंच गए। इस तरह से गुरुजी हर रोज मंदिर बुलाते थे। जैसे लोगों को, बहुतों को हमारे सामने ही बोला, किसी को बोला 1 दिन आना, किसी को बोला 2 दिन आना, लेकिन गुरुजी ने मेहर ऐसी रखी कि हमें नहीं बोला कि आप 1 दिन आओ या 4 दिन आओ, हम जब मर्जी चले जाते थे। और आज भी यही है, हम जब मर्जी मंदिर में चले जाते हैं, गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उसमें इतने हम फाइनेंशियली डाउन आ गए कि अंकल का बिजनेस लगभग बंद हो गया और बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आ गई।
तो वो टाइम भी गुरुजी ने अंकल को सुबह भी मंदिर बुला लेना, दोपहर को भी मंदिर बुला लेना। जब फोन करो आप कहाँ हो, मैं मंदिर में हूँ, ये काम था इसलिए मैं मंदिर आ गया हूँ। शाम को तो जाना ही मंदिर। और उधर हमारा मकान किराए का था, ऐसे ही वो हो रही थी कि हमारा प्लॉट तो लिया हुआ था लेकिन मकान नहीं बन पाया था तब तक। अंकल बोले मैं अपनी ऐसा करता हूँ कि इस प्लॉट को बेच के ना अपने सारे जो उधारी वगैरह है उनको निकाल देते हैं। मैं गुरुजी से तब तक हमें पूरा विश्वास नहीं था, मैं सच बताऊं तो मैंने कहा अगर गुरुजी आप हो सच में प्रभु हो, सच में भगवान हो, तो मेरा ये प्लॉट ना बिके नहीं और मेरा ये मकान बन जाए। इस घर से मैं निकलूं तो मैं अपने मकान घर में जाऊं। ये मैं रोज गुरुजी से उस टाइम प्रेयर करती थी। और अंकल को बोल दिया हाँ ठीक है आप देख लो। अंकल जाएं बात करें। एक दिन तो बयाना भी लेके आ गए। बयाना लेके आके कहते मैंने ना मकान का सौदा कर दिया प्लॉट का और इतने में निकल जाएगा। मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी के सामने में कि गुरुजी अब नहीं मेरा घर बनेगा बिल्कुल भी, अब तो हमेशा मुझे किराए के घर में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ। गुरुजी के तो खेल निराले हैं, आप सबको पता ही है। नेक्स्ट डे उस बंदे ने मना कर दिया कि जी मुझे नहीं खरीदना और आप मेरा चाहो तो बयाना दे दो, नहीं चाहो तो मत दो। अंकल ने आके बताया, कहते उसने तो मना कर दिया और अब हम ना चल बेचेंगे नहीं, जैसे कैसे भी करेंगे अपना मकान बनाएंगे। और वो बयाना अंकल वापस करके आ गए। उसके बाद गुरुजी ने वो पता नहीं किस तरीके से मकान बनवाया, किस तरीके से नहीं, और हम उसमें शिफ्ट हो गए। उधर अंकल के फाइनेंशियली भी धीरे धीरे सब काम ठीक होने लगे और इतना अच्छा मतलब वो घर बनवाया कि पूछिए मत। उसी बीच में जब हमारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो गुरुजी ने मेरे को जॉब दी। मेरे को बड़ा शौक था कि मैं टीचिंग की जॉब में जाऊं, मैंने बीपीएड किया हुआ था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं पे ज्वाइन करूं या मतलब कहीं पे अप्लाई करूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर सकती, मेरे से बोलते हुए घबराहट होती है मुझे। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन मन में थी कि मैं एक टीचिंग की जॉब करूं। हम एक दिन पड़ोस में की आंटियां थी, वो बैठी हुई थी। एक आंटी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे मानती थी, साथ वाले। वो बोली तू यहाँ पास में स्कूल है वहां ज्वाइन क्यों नहीं करती, सारा दिन खाली तो रहती है। मैंने कहा मैं ना आंटी बोल नहीं सकती और मेरे को कौन वो करेगा, जॉब देगा इस तरीके से, टीचिंग की जॉब में तो बहुत बोलना पड़ता है। कि नहीं तू जाके ना ट्राई कर। मैंने कहा अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ, तेरे को तो अभी जरूरत भी बहुत है, तेरे जैसे हालात हैं। और मैं उनके कहने से अपने पेपर लेके अगले दिन स्कूल में चली गई। एनजीओ का स्कूल था। पता नहीं कैसे वहां पे उन्होंने 2-4 बातें पूछी और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। कहते जी आप नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर लो। मैं हैरान, इनका ऐसा कैसे हो सकता है। इतना तब तक हमें नहीं पता था कि ये सब गुरुजी करते हैं, इतना नहीं विश्वास हो गया था, लेकिन कहते ना पूरा विश्वास वो नहीं था उस टाइम पे। उससे फिर गुरुजी ने दूसरे स्कूल में, और उसके बाद 1 महीने के अंदर मेरे को 3 स्कूल बदलवाए और फिर तीसरे स्कूल में बहुत अच्छी जॉब दिलवाई, जहाँ पे मेरे को गुरुजी ने 3 साल तक जॉब करवाई। कैसे जॉब की, मैं गुरुजी आपने दिलाई है आप ही करा लेना, मेरे को मैं नहीं कर सकती, मैं तो बहुत घबराती हूँ। और 3 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अंकल का जब काम भी ठीक हो गया और बेटा मेरा 10th में आ गया, तो पता नहीं एक दिन क्या वो हुई कि मैं प्रिंसिपल से थोड़ा सा झगड़ा कराई और उसको रेजिग्नेशन वही लिखा और दे के आ गई। मैंने कहा मैंने नहीं जानी कल से जॉब पे, और मैं जॉब छोड़ के चली गई। इस तरह से गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी की कि मेरे को जॉब करने का शौक था, मैंने वो की। और अपनी और प्रॉब्लम्स को सबको उसमें से किस तरीके से निकाला मुझे नहीं पता लगा इस चीज का। तब जाके हमें मतलब महसूस हुआ कि हाँ ये सब तो गुरुजी ने किया है। हमने सोचा बैठ के, एक दिन बातें करने लगी, गुरुजी ने ये किया है, ऐसे ऐसे किया है। और वो सब जब हमारे एक रील चली तो कि ये सब तो गुरुजी की देन है। उसके बाद हम मंदिर तो जाते ही थे, तो मंदिर में अंकल को सेवा मिल गई। बेटा भी मेरा अपने साथ के बच्चों के साथ सेवा में लग गया। मुझे सेवा नहीं मिली थी, लेकिन हमने कभी कहा भी नहीं कि हमें सेवा चाहिए।
मैं एक कोना पकड़ती थी, मेरी फ्रेंड थी, हम एक कोना पकड़ के मंदिर में बैठ जाते थे। हम वहां से उठते नहीं थे। जब कभी कोई बुला लेता था सेवा के लिए, आंटी वहां जरूरत है, किचन में आ जाओ या पेंट्री में आ जाओ, चले गए। नहीं बुलाया तो हम नहीं जाते थे, हम एक कोने में बैठे रहते थे। ऐसे ही 3 साल निकल गए। अंकल से मैंने 1-2 बार बोला कि भाई मेरी भी सेवा लगवा दो, आप सेवा करते रहते हो, हम लोग बैठे रहते। अंकल ने बोला नहीं, जिस दिन गुरुजी ने देनी होगी उस दिन मिल जाएगी, आप नहीं तो आराम से बैठो, नहीं तो जाओ मत मंदिर। हमने कहा नहीं, हम मंदिर जरूर जाएंगे। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। हम बैठे रहे। एक दिन राजीव अंकल आए। अंकल कहते आंटी यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कहा अंकल और क्या करें, चलो सेवा करो। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे पेंट्री में पहले सेवा दी, फिर गुरुजी ने मुझे किचन में सेवा दी। एक दिन मनोज आंटी ने ऐसे बात हुई, कहीं पे हम मिले और वो बोली कहाँ सेवा करते हैं? कहा आंटी वैसे तो जहाँ मिल जाती वहीं कर लेते हैं, पेंट्री में करते हैं, लेकिन कि ठीक है कल से ना इस सैटरडे से आप किचन में आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी। हम लोग किचन में चले गए। वहां पे गुरुजी ने की कृपा से सेवा मिल गई। और वो दिन है और आज का दिन है कि गुरुजी ने रेगुलर सेवा दिए रखी। खूब मतलब इतनी सेवा कराई कि पूछे। उसमें उसमें 2017 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ फूड पाइप का। जब हम वो मेरे को खाना अटकने लगा 2016 के लास्ट दिसंबर महीने में। ऐसे ही 2-4 से बात हुई कि ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, किसी से भी बात करें और आप इसको दिखा लो, उसको दिखा लो। मतलब उस पर हमने कोई गौर नहीं किया कि कुछ खास प्रॉब्लम होगी। उनके गला वैसे ही खाना फंसता है, गला खराब होगा, हो जाएगा ठीक। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने निकल गए। जब मार्च में जब मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो गुरुजी ने अपनी लीला करी और मेरे बेटे का गला खराब हो गया। गला खराब भी क्या हुआ, उसको छाले हो गए अंदर गले में और मैं उसको गरम गरम चीजें दिए जाऊं कि गला खराब है इसका। जब नहीं ठीक हुआ तो हमारे वहीं घर के पास ही एक अंकल रहते थे, डॉक्टर अंकल। उनका घर बनाया था अंकल ने, तो अच्छी जान पहचान थी। वहां पे अंकल अपने बेटे को लेके गए, उनको दिखाया, उसको उन्होंने दवाई वगैरह दे दी कि इसको छाले हैं ऐसे, और आप ना इसको मतलब ठंडी चीजें दो, ये सब चीज बताई। उसी में अंकल ने बोला कि वो मेरी वाइफ को ना गले में खाना अटकता है। वो ईएनटी स्पेशलिस्ट दिल्ली से रिटायर हुए थे। वो बोले अच्छा तो आप ना दिखा जाना। आके अंकल ने बोला कि आप ऐसा करो, कल परसों बेटा जाएगा, आप उसके साथ चले जाना डॉक्टर के पास और अपना गला दिखा जाना, क्योंकि मेरे को खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा ठीक है। मैं डॉक्टर के पास जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती, बहुत मुश्किल से जाती हूँ मैं डॉक्टर। तीसरे दिन भी मैंने बेटे को भेज दिया, मैं नहीं जा रही, ये पापा तो वैसे ही कह रहे हैं और कुछ नहीं है, गला खराब होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप, क्या हो तुम। ये कह के मैं नहीं गई। बेटा चला गया। आके मेरे को पूछा कि भाई आप गए थे डॉक्टर के पास? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई। नेक्स्ट डे अंकल मेरे को जबरदस्ती लेके गए कि चलो मैं दिखा के लेके आता हूँ, ये तो तुम ऐसे ही लापरवाही करते रहोगी। जब हम गए तो उन्होंने देखते ही उन्हें पता लगी, उन्होंने टेस्ट लिख दिया। टेस्ट लिखा तो एक्सरे होता है पूरे गले चेस्ट का, वो उसमें दवाई पिला के जब आपको एक्सरे किया जाता है, उसमें मेरा डायग्नोज हो गया। उसने आगे सीटी स्कैन के लिए लिख दिया। इस तरीके से सीटी स्कैन वाले ने फिर आगे एंडोस्कोपी के लिए लिख दिया। एंडोस्कोपी में बायोप्सी हुई, उसमें वो डायग्नोज हो गया कि भाई कैंसर है। उससे पहले जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट हम डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर के चट्टोपाध्याय एम्स के डॉक्टर है ILBS में, उनको हमने दिखाया तो वो अपने उसके साथ जूनियर के साथ उसको रिपोर्ट को अपने जो उनके लगा के देखते हैं जिस बोर्ड पे, उस पे लगा के देख रहे हैं और उस पे ना ऐसे वो कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक है और मैं सामने बैठी हुई। तो मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही। अंकल बाहर थे। मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये इतना बड़ा है, ये शायद ट्यूमर तो नहीं हो गया तेरे को। अंदर से मेरे को वहां पे बैठे बैठे आवाज आई। कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला।
आ गए, उन्होंने एंडोस्कोपी कराई, उसमें बायोप्सी कराई। बायोप्सी में वो हो गया कि हाँ ये ट्यूमर है। अंकल जब रिपोर्ट लेके आए अगले दिन, एक हफ्ते में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्लियर हुआ, अंकल की आंखों में आंसू, लेकिन मेरे को सामने से बता नहीं रहे कि आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है। मैंने कहा क्या आया है रिपोर्ट में, मेरे को दिखाओ आप रिपोर्ट, मैं अपने आप पढ़ूंगी। कि नहीं कुछ नहीं है और कल डॉक्टर के चलेंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं बोली, मैं क्या क्यों टेंशन ले रहे हो, कैंसर है ना मुझे, ट्यूमर बताया ना डॉक्टर। वो मेरी शक्ल देख रही कि तू बोल क्या रही है, तेरे को कैसे पता है ये सब। फिर मैंने बताया, मैं क्या डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो मेरे को समझ में आया कि शायद मेरे को ट्यूमर हो गया है। कि हाँ लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक तो होगा, क्यों नहीं होगा, गुरुजी है ना, अपने आप करेंगे। ये कह के वहां से हम लोग शुरू हुए। फिर जैसे डॉक्टरों से बात हुई, हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ। उसमें मेरे को 5 कीमोथेरेपी और 25 रेडिएशन बताई गई। उससे पहले जब हम सेवा किया करते थे तो आपको सबको पता ही है कि मंदिर में बहुत बड़ी तवी है। उस तवी पे जब हम चपाती सेकते हैं तो उसकी इतनी हीट आती है कि हमें अंदर से जलन महसूस होती है। और ज्यादातर मेरे को उस पे चपाती सेकने का ही सेवा मिलती थी, और हम कई कई घंटे चपाती लगातार सेकते थे। मतलब वो एक जैसे रेडिएशन में हीट मिलती है बॉडी को, इस तरह की रेडिएशन वहां पे होती थी। गुरुजी ने वो मेरी रेडिएशन चपातियां सिकवा सिकवा के पहले ही कर दी थी, जिस चीज को हम नहीं समझ पाए थे। प्रोटोकॉल शुरू हुआ तो वहां सेवा में थी मैं। सैटरडे था, मंडे से मेरी ट्रीटमेंट शुरू होना था। मैंने कहा सुधा आंटी हमारे वो हैं, उस टाइम सुधा आंटी हमारी इंचार्ज थी। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी लास्ट में जब हम क्लोज कर रहे थे, आंटी मैं ना कुछ दिन मंदिर नहीं आऊंगी। मैंने ऐसे ये नहीं बोला कि शायद नहीं आ पाऊंगी, मैंने कहा कुछ दिन ना मैं मंदिर नहीं आऊंगी। आंटी बोली क्यों, क्या हुआ। हम लोग छुट्टी नहीं करते हमारे, क्योंकि मन होता है कि बस मंदिर जाना है, सेवा नहीं छोड़नी अपनी किसी भी तरीके से, कोशिश हमारी ये रहती है। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। आंटी वो चोला था जिसपे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने हम लोग चोले पे थाली रखते थे किचन में ही, वो फोल्ड कर रही थी आंटी। आंटी मुझे देते हुए बोलती है, ले करना तो गुरुजी ने है, डॉक्टरों ने क्या करना है, और कुछ नहीं होना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं कहा बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं ठीक हो। और गुरुजी से तू ये प्रेयर कर, गुरुजी जहां भी रखो आप अपने पास रखो, यहाँ रखो या दूर। मैं आंटी ये तो मैंने खुद ही बोला गुरुजी को, गुरुजी यहाँ रखोगे तो भी आपके पास, अपने पास ले जाओगे वहां भी आपके पास, जैसे आपकी मर्जी। और फिर मेरा वहां से हम आ गए। अगले दिन से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट में जब रेडिएशन देते हैं उससे पहले हमारी सीटी स्कैन होता है। उसमें क्या है कि काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हमारे उसमें दवाई इंजेक्ट की जाती है तो उसमें ऐसा हो जाती है बॉडी जैसे आपको फिट पड़ रहा हो, इस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और मैंने गुरुजी का लॉकेट ले रखा हाथ में, जबकि वो सब मेटल की सब चीजें आपके निकलवा देते हैं, कुछ भी आपने नहीं डाला होता हाथ पैरों में। वो मेरे हाथ में देख के कहती हैं सिस्टर कि ये क्या है मैडम, ये तो आपको नहीं रखना। मैं कहा देखो ये तो मैं रखूंगी। और मैंने गुरुजी का लॉकेट अपनी फिंगर में धागे से बांध लिया, प्लास्टिक का था। मैंने कहा ये आपको प्रॉब्लम ही होगी क्योंकि ये प्लास्टिक का है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, जो भी है ये मेरी अपनी विश्वास है इनके साथ, आप ना इसको मना करें। वो पता नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप जैसे आपकी मर्जी। मैं वो हुआ मेरा सीटी स्कैन वगैरह, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई, काफी हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जो लोग मुझे बताते थे। घर आ गए। घर आने के बाद जैसे मिलने आए जिनको प्रॉब्लम हुई थी पहले कैंसर की, वो ऐसे ही अंकल के सामने बोलने लगे बैठ के,
इनको ना ये प्रॉब्लम होगी, इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप ना इनके लिए सिस्टर वो कर दो, अटेंडेंट रख दो घर में। ये सब अंकल ने वो सब तैयार कर लिया। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, वो चले गए। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आप टेंशन ना लो। कहते अंकल को गुस्सा आ गया, कहते तू तो ऐसे ही बोलती रहती है, चल मैं अपने आप कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, लेकिन सिस्टर वगैरह किसी को बुलाना नहीं घर पे, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और उधर हमारा प्रोटोकॉल था, उसमें डॉक्टर ने भी बोला, जो कीमो वाला डॉक्टर था, कि ना आप तैयार रहना, हो सकता है मैडम को फूड पाइप में इतनी दिक्कत हो जाएगी कि इनके पेट में पाइप लगानी पड़ेगी खाने के लिए, जिससे ये मतलब खाना नहीं खा पाएंगे, तो पाइप के थ्रू हमें इनको खाना देना पड़ेगा। और मैं उस डॉक्टर की शक्ल भी देखो, बाहर निकल के मैंने कहा इसका ना पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुरुजी ने कुछ नहीं होने देना। अंकल वो कर रहे थे, 2-3 डॉक्टर से साथ साथ बात चल रही थी, सबसे बात करते तो वो कहने लगे ठीक है आप ना उनको फोर्स नहीं करो, जैसे वो कह रही है आप कर दो। हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट के बाद जैसे 5 रेडिएशन होती हैं, तो डॉक्टर से जब डॉक्टर हम मिलता है तो डॉक्टर हम इसको ये पूछता था आपको खाने में प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। कि आप खाना खाते हो? मैंने कहा हाँ। जबकि रेडिएशन से अल्सर टाइप, मतलब वो उस जगह को जला दिया जाता है, घाव हो जाते हैं। तो मेरा फूड पाइप में था, फूड पाइप में अगर घाव हो जाएंगे तो आप खाना खा नहीं सकते हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाना ना खा सकूं। लिक्विड लेती थी, पतला खाना, सॉफ्ट खाना लेती थी, लेकिन खाना खाती थी। और इस तरीके से डॉक्टर हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप खाना खा लेते हो? हाँ मैं डिप करके खाना खा लेती हूँ और सॉफ्ट खाना खा लेती हूँ। अच्छा जी, वो बड़ा खुश। इस तरीके से होते होते जब सारी रेडिएशन कंप्लीट हो गई, उसमें वो डॉक्टर बोला कि आप बहुत अच्छी बात है, और आपका ना कैंसर तो खत्म हो गया, तो हाँ थोड़ा सा बस अल्सर टाइप रह गया, जो वो अल्सर भी इसलिए है कि वो जलाया गया है उसको। और उधर से कीमो कंप्लीट हो गई। कीमो के टाइम पे भी क्या होता था कि जब मैं जाती थी वहां पे डे केयर में, तो डे केयर में हमारे साइकेट्रिस्ट भी एक आती है, जो कि हर पेशेंट के साथ थोड़ा मिलती है, सब बातें करती है, आपसे अटेंडेंट से भी पूछती है, क्योंकि आदमी इतना अपसेट हो जाता है इस कीमो के दवाइयों से और उससे, और वो हालात देख के कि उसके मूड हर समय चेंज होते हैं। वो आती थी, मैं हंसते हुए होती थी, मैं हाय हेलो करना, उसको आराम से बात करना, तो वो कहती थी आप कितनी पॉजिटिव हो। मैं ना आपको बता नहीं सकती मैं कैसे पॉजिटिव हूँ, मेरे पास क्या चीज है, क्या शक्ति है जो मुझे पॉजिटिव रखती है। मुझे नहीं पता कि आपको ये प्रॉब्लम वो जैसे अपने हिसाब से, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर अपने आप वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो भी खुश। इसमें उसके बाद कीमो वाला जो डॉक्टर था, 5 कीमो होने के बाद जब हम उससे मिलने गए तो कहता अच्छा सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट देख के आप ना ऐसा करो कि 5 कीमो और करा लो। प्राइवेट हॉस्पिटल है, 40s में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं बाहर निकली, वैसे ही मुझे वो पता नहीं क्यों वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगता था। मैं अंकल से बोली मैंने नहीं करानी कीमो वीमो, और इसका तो दिमाग खराब हो गया है, और ये जब मैं ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट ठीक आ रही है, मैं क्यों कराऊं कीमो। इतने में ही डॉक्टर प्रेम अंकल का फोन आ गया, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है। उन्होंने बोला, वो हमेशा हर कीमो पे या हर रेडिएशन के बाद अंकल को फोन करते थे और मेरी मतलब जानकारी लेते थे कि क्या रहा आज, क्या बोला डॉक्टर ने, क्या नहीं। अंकल बोले वो डॉक्टर प्रोटोकॉल है और ये तो करना पड़ेगा, और इसको ना डॉक्टर ने बोला कि 5 कीमो और करा दो, और ये मना कर रही है, ये कह रही मैंने नहीं करानी बिल्कुल भी, मैं आऊंगी नहीं आज के बाद हॉस्पिटल में। अंकल बोले अच्छा आप उनको टेंशन नहीं दो, आप ऐसा करो कल ना रिपोर्ट लेके मेरे पास आ जाओ सफदरजंग हॉस्पिटल में, यहाँ डॉक्टर से हम बात कर लेंगे, जो वो कहेंगे तब हम आगे करेंगे। मैं बड़ी खुश। मैंने कहा देखा गुरुजी ने करवा दिया ना, अब आप जाओ, वहां पे डॉक्टर मना कर दे। और यही हुआ। अगले दिन अंकल रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल पहुंचे।
हॉस्पिटल में अंकल ने मिलवाया, प्रेम अंकल ने उनसे डॉक्टरों से, डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट देखी। देखने के बाद अंकल से जैसे जैसे पूछा कि हाँ सब कुछ ठीक है, अपना काम कर लेती है, हाँ जी बिल्कुल कर लेती है, सब चलती फिरती है कि हाँ जी। वो खुद ताजुब मान रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हालत इतनी खराब हो जाती है पेशेंट की कि वो बिस्तर से उठना ही मुमकिन नहीं होता उसके लिए। नहीं, वो सारा काम कर लेती है, अपना घूमती है, खूब और रहती, ठीक रहती है। तो कहते क्यों ना फिर कोई जरूरत नहीं है आपको और आगे कीमो देने की, ये रिपोर्ट आप बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, छोड़ो नहीं करानी कीमो आपने, कोई जरूरत नहीं। अंकल का वहीं से मेरे पास फोन आता है कि तेरी ना सुन ली गुरुजी ने और यहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुझे आगे कीमो की जरूरत नहीं। मैं बड़ी खुश, गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू किया, बहुत किया जितना मैं कर सकती थी। गुरुजी आपने मेरा हर टाइम साथ दिया है, आगे भी हमें ऐसे ही साथ देते रहना। और उसके बाद फिर हम उसी डॉक्टर चट्टोपाध्याय जी के पास गए, उनको जैसे दिखाना था कि रिपोर्ट आप लेके आना, दिखाना आगे क्या करना है फिर मैं बता दूं। उन्होंने देखा, सब टेस्ट वगैरह किए करके कहते आप चल लेती हो फिर लेती हो। मैंने कहा हाँ जी मैं सब काम करें। वो डॉक्टर इतना खुश हुए। तब उस दिन उन्होंने बताया कि आज आपका केस जो हुआ ये इम्पॉसिबल केस था, इस केस ये ठीक होने की वो होती नहीं है, ये केस ठीक ही नहीं होता, इसमें इंसान बचता नहीं है। और आपके पास उस टाइम सिर्फ 2 महीने थे, जो मैंने इनको बताया थे कि इनके पास सिर्फ 2 महीने हैं, जो करना है आपको इसमें कर लीजिए। उसके बाद मैंने कहा आपको नहीं पता मेरे पास क्या चीज है, किसने मुझे बचाया है, मुझे पता है, वो मेरा बिलीव है। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, मैं इनको समझाने बैठूंगी इनके समझ में नहीं आएगा, छोड़। और मैं इनका, वो डॉक्टर कहता कि इनका ना मुझे अगर ऑपरेशन करना पड़ता, मैंने इसीलिए पहले बोला था कि आप पहले रेडिएशन और कीमो करा लो, फिर बाद में बताऊंगा। अगर ऑपरेशन करना पड़ता तो इनका 3 जगह से ऑपरेशन होता, जिसके बाद पेशेंट बिस्तर से उठ ही नहीं सकता और वो खत्म हो जाता है। लेकिन इनके हालात, इनके रिपोर्ट्स देख के मेरे को अब इनके ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। और मैं तो इतनी खुश कि पूछे ना, बहुत। मैंने कहा देखा, आपसे मैंने कहा था ना कि गुरुजी अपने आप कर लेंगे ठीक, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। उससे पहले जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, होने वाला था, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं उठी हूँ, मैं सो रही हूँ और मेरे अंदर से कुछ निकला है रबड़ बैंड की तरह और टूट गया। मैं सुबह उठी तो मैंने अंकल से बोला आज गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे दर्शन दिए हैं, और वो भी सिर्फ छाया आई है, मेरे क्लियर नहीं थे। कहते क्या दिखाई दिया, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी ट्रीटमेंट कर दिया, मेरे अंदर से ऐसे कुछ निकला है और रबड़ बैंड की तरह टूट गया। उस दिन भी अंकल ने मेरे को आके की तरह दिमाग खराब हो गया, तेरे दिमाग में यही घूम रहा है, इसलिए तू बेकार की बातें कर रही है, ट्रीटमेंट कराना है पूरा। मैंने कहा हाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन वो डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करेंगे, गुरुजी डॉक्टरों को ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने उन डॉक्टरों को ब्लेस करना है, इसलिए गुरुजी मुझे उन डॉक्टरों के पास भेज रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने जो केस पॉसिबल ही नहीं था वो मेरा मंदिर में ही सेवा करा करा के खत्म कर दिया, सब ठीक कर दिया। और उसके बाद मैं 1.5 महीने बाद ही मंदिर में वापस आ गई। हालांकि मेरे सब सहेलियों ने कहो या मेरे जो टीम पार्टनर थे, सबने मेरे को बहुत डांटा, क्यों आ गई तू मंदिर, इतनी आराम करना था। मैं कहा मेरा घर में मन नहीं लगता था, मैं बैठी रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। और सब इतने प्यार करती है, संगत इतना प्यार करती है आपस में कि आपका आधा दर्द तो अपने आप खत्म हो जाता है उनके प्यार से। बाकी रहा साहब, गुरुजी तो करते ही हैं सारा ठीक। और मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे को अगर जरा सी खांसी भी आती थी तो मेरी सारे सहेलियां या सारे लोग, आंटी को खांसी आ गई, पानी दो, ये दो, वो करो। भाई ऐसा कुछ मत करो, आप अपनी सेवा पे ध्यान दो, मेरे ऊपर मत ध्यान दो। कि नहीं तू आई क्यों मंदिर में, तुझे वहीं सेवा करनी थी। इस बीच ही गुरुजी ने जितने दिन मैं मंदिर नहीं गई, गुरुजी ने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा लंगर मिस हुआ हो। मेरा लंगर पूरा घर आता था और मैं मिर्च होने के बावजूद मैं उस लंगर को खा लेती थी। घर के मैं जो नमक भी मेरे को लगता था
मैं मिर्च वाला लंगर खा लेती थी आराम से, और मैं इंतजार करती थी कि अंकल आएंगे और मैं लंगर करूंगी। जब ये अप्रैल की बात थी, अप्रैल में जब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ बातें ही चल रही थी, तो उसमें बैसाखी का फंक्शन आ गया। अंकल ने उस टाइम आपने सेवा नहीं ली। हर बार अंकल सेवा करते थे, उस टाइम मना कर दिया कि मैं नहीं सेवा कर रहा, क्योंकि तू नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जा रहा, तेरा मन खराब होगा। और हम लोग मंदिर नहीं गए। शाम के टाइम 5-6 बजे मेरा ऐसे ही मन अंदर से परेशान हुआ। मैंने कहा क्या हम दर्शन के लिए भी नहीं जाएंगे? हमने दर्शन, मेरा मन है कि आज मैं दर्शन करके आऊं मंदिर। अंकल बोले चलना है? मैंने कहा हाँ मेरा मन है, बाकी आप देख लो। अच्छा चलो चलते हैं। पहले तो थोड़ा सा ना नुकुर की नहीं जाना, परेशान हो जाएंगे और ये हो जाएगा। मैं कहा नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। चल पड़े। और जब हम वहां से एंट्री कर रहे थे, अंकल कभी अपनी गाड़ी के लिए या हमारे लिए कभी नहीं किसी को बोलते थे कि भाई आंटी आ रही है या इस गाड़ी को पास होने देना, कुछ नहीं, कभी भी किसी से भी, मतलब अपने लिए नहीं। उस दिन फर्स्ट टाइम अंकल ने कि भाई मैं आंटी को लेके आ रहा हूँ और हमें अंदर जाने दें, इस तरीके से सबको बोला। और उसके बाद मेरे को इतना बोला, आज मुझे तेरी वजह से सबके सामने बोलना पड़ रहा है, सबसे मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, और तू बैठ नहीं सकती थी घर में। इस तरह मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई। और मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी मैं तो आपके दर्शन करना चाह रही थी, लेकिन अंकल इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? गुरुजी ने अंकल से सेवा करानी थी इसलिए बुलाया था। हम लोग गए मंदिर में, माथा टेका, और माथा टेक के मैं जैसे मंदिर में घुस रही थी, मैंने कहा अगर मुझे मौका मिल गया ना तो मैं हॉल में बैठूंगी, नहीं मिला तो फिर हम लोग आ जाएंगे बाहर। मैंने कहा किसी से बोलेंगे नहीं कि भाई हमें हॉल में बैठा। अंकल कहते ठीक है। हम लोग गए हॉल के दरवाजे पे, जैसे ही घुसे अंकल से योगेश अंकल वो बोले आंटी आओ बैठो, और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने अंकल ने बैठा दिया। मेरे अंकल बोले अच्छा तुम बैठी हो तो मैं चलो बाहर देख लेता हूँ, थोड़ी बहुत सेवा कर लेता हूँ। अंकल अपनी सेवा पे चले गए, वहां गए अपनी सेवा में लग गए, और मैं हॉल में बैठी रही। तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं उठी तो योगेश अंकल कहते कहाँ जा रही हो आंटी? अंकल कॉफी प्रसाद ले लेती हूँ। क्यों, कहाँ भागा जा रहा है कॉफी प्रसाद? बैठ जाओ। जैसे मतलब गुरुजी डांटा करते थे इस तरीके से, और मैं बैठ गई। उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत देर में बैठाया। मैं गुरुजी के सामने उस दिन रोई, उसके बाद मैं पूरे ट्रीटमेंट में कभी नहीं रोई। मैंने अपने मन की जो भड़ास थी, जो मैं बोल सकती थी, सब कुछ बोला। उसके बाद मैं इतना हल्का महसूस किया। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को ऐसे हाथों पे रखा, ऐसे मतलब इतनी बड़ी उसमें से ऐसे निकाल लाए जैसे फूलों की तरह हम बाहर निकल आते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हाथों हाथ गुरुजी ने हमें बाहर निकाल लिया। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, और आज 4 साल हो गए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी महाराज ने। उनकी महिमा वही जानते हैं। उनके लिए हम कुछ, उनका शुक्राना भी हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए शायद हम वो नहीं कर पाते। जय गुरु जी।